No power on earth can stop an idea whose time has come. These were the lines quoted by Dr. Manmohan Singh during his budget speech in 1991. My name is Kamesh Mansoria and I welcome you again in the journey of UPSC Civil Services examination. Today, we are going to discuss about reforms. The reforms of 1991, which laid the foundation of liberalization, privatization, and globalization. In short, new economic policy. So, what is a reform? In short, sir, reform क्या है? Reform is to point out the source of inefficiency and rectify it. कहीं भी किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में जहां आपको लैग नजर आता है, जहां आपको हर्डल्स नजर आते हैं, आप उनको पॉइंट आउट करते हैं और रेक्टिफाई करते हैं, इसी को हम रिफॉर्म्स कहते हैं। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं हमारी मॉडर्न इंडिया से। मॉडर्न इंडिया जहां पर राजा राम मोहन रॉय वुमन के लिए, वुमन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं और देखते हैं कि हाँ, यहाँ रिफॉर्म की जरूरत है, और वो बोलते हैं कि नहीं, सती को खत्म करो। ठीक, ये सारी बात हमने देखी। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन 1991। ऐसा क्या हुआ कि इंडिया को आईएमएफ के सामने जाना पड़ा और बोलना पड़ा कि हमारी मदद कीजिए, हमें कुछ पैसा दीजिए, वो भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं। इट वॉज अराउंड $7 बिलियन। राइट, आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस रखी, उनको पैसा दिया, जो हम आगे देखेंगे। बट ये पूरी सिचुएशन अराइज कैसे हो गई, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले याद रखना होगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग के पास क्या था? हम लोग को विरासत में मिली थी पोवर्टी, पोवर्टी, टेक्निकल बैकवर्डनेस, टेक्निकल बैकवर्डनेस, राइट, वहीं पर इलिटरेसी। ये तीनों ही चीजें हमारी इकोनॉमी में एक विलन का रोल प्ले कर रही थी। वहीं पर अगर हम देखें 1980s का दौर, 1970s का दौर, तो उस पर्टिकुलर टाइम में हमारे यहाँ हाई फिस्कल डेफिसिट था। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है सर? ये मैं आपको एक प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, आप वहां जाएं और उसको आराम से समझें। फिस्कल डेफिसिट इसीलिए क्योंकि हमारी सरकार बोल रही थी गरीबी हटाओ, एलिमिनेट पॉवर्टी। ये हमारी सरकार का उस वक्त मोटो था। हमारी सरकार इन्हीं सब चीजों के लिए एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्कीम्स लेके आ रही थी, लोगों को पैसा दे रही थी। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस हो रहे थे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और इस वजह से इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ गई। और मैंने आपको बताया जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लेशन। ठीक, यही बात थी कि हम लोग को एक हाई इन्फ्लेशन देखने को मिला। इट वॉज अराउंड 10%। इन्फ्लेशन उस वक्त 10% के आसपास था। वहीं पर इसेंशियल गुड्स लाइक ऑयल, इनका प्राइस बढ़ गया बिकॉज ऑफ गल्फ क्राइसिस। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। उस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा दोस्त था यूएसएसआर, वो भी अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा था और उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। जब हाई इन्फ्लेशन हुआ, गल्फ का क्राइसिस हुआ, मेरा ऑयल इंपोर्ट महंगा हो गया, इसका मतलब क्या? करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने लग गया। और यही रीजन था कि मेरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी क्या हो गए? डिप्लीट होने लग गए। एक वक्त ऐसा आ गया कि मेरे पास केवल और केवल, मेरी इकोनॉमी के पास केवल और केवल 14 दिन तक का इंपोर्ट करने का ही पैसा था। यानी कि मेरे पास उतना ही पैसा था कि मैं 14 दिन तक इंपोर्ट कर सकूं। इन सारी सिचुएशंस के बाद हमारी इकोनॉमी जो खड़ी हुई, वो हुई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बदौलत। और थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि यहां तक का रोड मैप कैसा रहा। रोड टू 1991, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जहां पर हमारी 85% के आसपास जीडीपी, सॉरी, जो 85% जो एम्प्लॉयमेंट था वो आता था एग्रीकल्चर से। 55% अप्रोक्स जीडीपी आती थी हमारी एग्रीकल्चर से। और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्राइम मोटिव फोर्स चुना। इन शॉर्ट, हमने इंडिपेंडेंस के बाद कहा कि नहीं, हम इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फोकस करेंगे। बात थी पहले 5 ईयर प्लान की।
पहला 5 ईयर प्लान में हमारे सामने जो कंडीशंस थी वो थी फेमाइन फेमाइन शॉर्टेज ऑफ फूड, फेमाइन एंड शॉर्टेज ऑफ फूड। इन्हीं दो चीजों की वजह से यहाँ पर हमारा फोकस गया एग्रीकल्चर को लेकर के, और हमने कहा इस प्लान में हम एग्रीकल्चर को अपने साथ लेकर के चलेंगे। हमारा फोकस होगा कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने इन द फील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स। और सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम फोकस अपना शिफ्ट करते हैं इंडस्ट्रीज की तरफ। ये एक बैकग्राउंड था कि हम किस तरह से सोच रहे थे। ठीक, बात आती है कि हमने किस टाइप की इकोनॉमी चुनी। हमारा मानना था कि हम प्लांट इकोनॉमी के साथ जाएंगे। प्लांट इकोनॉमी के साथ क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे, लिमिटेड रिसोर्सेस थे। अगेन रीजनल डिस्पैरिटीज थी, राइट, रीजनल डिस्पैरिटीज थी, और लैक ऑफ रीजनल ग्रोथ। कोई पर्टिकुलर एरिया में ग्रोथ ज्यादा दिख रही थी तो वहीं पर अनदर एरिया में हम लोगों के पास ग्रोथ नहीं थी। इसीलिए हमने कहा कि नहीं, हम प्लांट इकोनॉमी पर जाएंगे, सेक्टर वाइज हर प्लान करेंगे और अपना इकोनॉमी को ग्रोथ देंगे। ये जो प्लांट इकोनॉमी था इसका ओरिजिन कहां से आया? तो इसका ओरिजिन आया यूएसएसआर, सोवियत यूनियन से। और इंडिया ने बिकॉज ऑफ नेहरू, जो नेहरू का जो इंक्लिनेशन था वो सोशलिज्म की तरफ था, उन्होंने बोला कि नहीं, हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जाएंगे विद सोशलिस्ट मॉडल ऑफ ग्रोथ। तो सोशलिस्ट मॉडल ऑफ ग्रोथ उन्होंने क्यों चुना? उसका रीजन था कि दैट टाइम आवर इकोनॉमी वाज सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। हम लोग उतना ही उगा पा रहे थे, कमा पा रहे थे जितनी हमको जरूरत थी। इट मींस कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, लैक ऑफ मार्केट। पॉवर्टी इतनी ज्यादा थी उस दौरान कि हमारी जो डिमांड थी मार्केट में वो बहुत कम थी। इसीलिए ये फिजिबल नहीं समझा गया कि जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं वो प्राइवेट, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी जाए, क्योंकि अगर डिमांड नहीं आएगी तो वो बाद में प्राइवेट सेक्टर कोलैप्स कर जाएगा। अगेन एक रीजन ये भी था गवर्नमेंट का एक्टिव रोल होने का, क्योंकि जो लॉन्ग या जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं उनका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड मतलब उनको सेटअप होने के कई सालों बाद प्रॉफिट देखने को मिलता है, और इसी को बोलते हैं लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। अगेन दैट टाइम बिफोर 1991 वी वर फेसिंग कास्केडिंग इफेक्ट इन इनडायरेक्ट टैक्स। आप बोलेंगे सर, पहली बात तो कास्केडिंग इफेक्ट क्या हुआ? कास्केडिंग इफेक्ट आप ऐसे समझिए, इन शॉर्ट, टैक्स ऑन टैक्स। कास्केडिंग इफेक्ट को हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसको मैं आपको बोलूंगा टैक्स ऑन टैक्स। आप ये समझिए कि कोई रॉ मटेरियल है, यहाँ पर 100 रुपीज का आया, इसको एक इंडस्ट्री है ए, वो अपने रॉ मटेरियल में लेती है, इस पर सरकार टैक्स लगाती है, मानिए 10% और जो हो जाता है 110 का। अगेन ये रॉ मटेरियल गया और इंडस्ट्री ने इसको बेचा, मानिए बनाने के बाद 150 का, और ये जाता है कहां पर? इंडस्ट्री बी के पास। अब इस जो 150 में जो टैक्स लगेगा उसमें कहीं ना कहीं ये 10 रुपए भी तो हैं जो पहले से ही टैक्स टैक्स इनकम है। तो यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि वी आर अप्लाइंग टैक्स ऑन टैक्स विच इज 10। यहां पर फिर अगर 10% जाता है तो वो हो जाएगा 165। ठीक है, इस टाइप का जो इफेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट इन इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस माना कि जो अभी प्राइवेट सेक्टर है वो इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। ठीक, वो प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं है, प्लस गवर्नमेंट का मानना था कि हम नहीं चाहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो। इसीलिए उस गवर्नमेंट ने कहा कि जो इंडस्ट्रीज हैं, खास करके जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो गवर्नमेंट अपने अंडर में लेगी। और उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948। इन दिस रेजोल्यूशन इंडस्ट्रीज वर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, ए बी सी एंड डी। इन द कैटेगरी ए यहां पर रखा गई थी आर्म्स से रिलेटेड इंडस्ट्री, एमिनेशन, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, ट्रांसपोर्ट। और इन पर्टिकुलर ए कैटेगरी में गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें हमारी एक्सक्लूसिव मोनोपोली होगी, यानी कि इसमें गवर्नमेंट के अलावा कोई और सेक्टर, प्राइवेट, कोऑपरेटिव बिल्कुल भी नहीं आएगा। वहीं इंडस्ट्री बी में गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, जो पहले से इंडस्ट्रीज इस पर्टिकुलर सेक्टर में हैं, जो कि है कोल, आयरन एंड स्टील,
वो अपना काम कर सकती हैं, बट अब जो भी कोई न्यू एंट्री होगी वो केवल और केवल स्टेट के द्वारा होगी। यानी कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी थी, जैसे कि हम बात करते हैं टाटा। टाटा काफी पहले से थी, तो गवर्नमेंट ने उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के कहा कि नहीं, आप काम कीजिए, मगर अब जो नई इंडस्ट्रीज आएंगी वो गवर्नमेंट ओन्ड होंगी। कैटेगरी सी में गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे और प्राइवेट सेक्टर उसमें पार्ट ले सकता है। बाय रेगुलेशन, यहां पर गवर्नमेंट ने हिंट दिया लाइसेंसिंग। यहां पर गवर्नमेंट ने हिंट दिया लाइसेंसिंग। और उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा एक और कैटेगरी हम बनाएंगे जिसको हम ओपन कर देंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमको ये देखने को मिलता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट रही थी इंडस्ट्रीज, वो कहाँ गई, गवर्नमेंट की तरफ। और जहां पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ देखने को मिल सकता था, मोनोपोली देखने को मिल सकती थी, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले ली। फिर आता है IDRA, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951। The main aim of this act was to introduce licensing and for the implementation of IPR 1948। यहां पर लाइसेंसिंग की बात आ गई, मतलब अब हम आगे चल के देखेंगे लाइसेंस राज। आगे हम देखेंगे लाइसेंस राज। लाइसेंस कब, किस चीज के लिए लाइसेंस चाहिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। जो हमने आपको बोला कि एक एक जो हमने सी कैटेगरी इंडस्ट्रीज देखी थी, जहां पर गवर्नमेंट बात कर रही थी रेगुलेट की, तो वो रेगुलेट की बात कर रही थी थ्रू लाइसेंसिंग। और ये जो लाइसेंस था वो केवल इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए ही नहीं, बल्कि उसको क्लोज करने के लिए भी चाहिए था। आप समझ रहे हैं, आपको खोलने के लिए तो लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, बट आपको इंडस्ट्री को क्लोज करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। नॉट ओनली फॉर दिस, इफ यू वांट टू एक्सपेंड योर इंडस्ट्रियल आउटपुट, फॉर दैट ऑल्सो यू नीड टू हैव अ कंफर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। अगर आपको अपने आउटपुट को बढ़ाना है तो भी आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप अपने इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, for that also you need government's approval। even during that time government used to set prices। गवर्नमेंट होती थी जो कि क्या करती थी, प्राइस सेट करती थी आइटम्स का। गवर्नमेंट प्राइस सेट करती थी आइटम्स का, और वही गवर्नमेंट ही बताती थी कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है। ठीक, अब बात आती है सर गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है कि प्राइस सेट करिए। प्राइस सेट डेफिनेटली इसीलिए भी क्योंकि वी आर वेलफेयर स्टेट, राइट। और हम लोगों का उस वक्त जो ज्यादातर फोकस था वो सोशलिज्म की तरफ था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का मानना ये था कि नहीं, कुछ ऐसा सेक्टर भी है मेरे इंडिया में जो हर प्राइस रेंज पर आइटम को बाय करना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए गवर्नमेंट अपना जाकर के लिमिट लगाती थी और वहां पर प्राइस सेट करती थी। वहीं जब मैं बात करता हूँ प्रोडक्शन की, तो थ्रू प्रोडक्शन गवर्नमेंट क्या कर रही थी, डिमांड एंड सप्लाई का जो ग्राफ था उसको क्या कर रही थी, टैकल कर रही थी, उसको रेगुलेट कर रही थी, वहां से वो डिमांड और सप्लाई को मैनेज कर रही थी। इसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956। गवर्नमेंट ने 1956 में कुछ चेंजेस किए अपनी पॉलिसी में, और उसने फिर क्या किया, उसने बोला कि नहीं, अब हम तीन तरह की इंडस्ट्रीज रखेंगे, शेड्यूल ए, बी एंड सी। शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज वर एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। वहीं पर शेड्यूल बी में गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, बट टू सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ द स्टेट। प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर आके अलग से अपनी इंडिविजुअल इंडस्ट्री नहीं बनाएगा, बट जो स्टेट के जो एफर्ट हैं उनमें क्या करेगा, एज अ सप्लीमेंट्री रोल प्रोवाइड करेगा। अगर स्टेट कोई इंडस्ट्री यहाँ पर लगाता है तो उसमें जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा, प्राइवेट सेक्टर कैन कम इन दैट जोन ऑल्सो। ठीक, उसके बाद एक शेड्यूल सी बनाया गया जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया कि नहीं, अब आप जाइए और यहाँ पर आप अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। 1969 में हमको एक एक्ट देखने को मिला जिसको हम बोलते हैं MRTP, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट। गवर्नमेंट को स्टार्टिंग से ही एक डाउट था कि कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन ना हो जाए वेल्थ का, कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी ज्यादा ना देखने को मिल जाए, और इसीलिए गवर्नमेंट लेकर के आई MRTP। इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस थे, जैसे कि अगर अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है, टोटल इन्वेस्टमेंट, क्या हो रहा है ये, सॉरी, गवर्नमेंट का कहना था कि अगर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है
अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है इन द सेक्टर वो 20 करोड़ से ज्यादा का हो जाता है, तो हम इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को नेशनल मोनोपोली घोषित कर देंगे, राइट। इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को क्या कर देंगे, नेशनल मोनोपोली। जैसे आज हम देखते हैं कि हर जगह रिलायंस रिलायंस है, बट क्या मोनोपोली हम उसको बना रहे हैं? नहीं, हम इस टाइप का कोई भी अनाउंसमेंट उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए नहीं कर रहे। और वहीं पर गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपका हम लोग को ये देखने को मिला कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो आपका 3 करोड़ से टोटल जो प्रोडक्शन है उसमें आप 25% के आसपास मार्केट कैप्चर किए हुए हैं, ठीक है ना। अगर आप 25% के आसपास का मार्केट कैप्चर किए हैं और आपका जो इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्ट मोनोपोली में, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 3 करोड़ से अबव है, तो आपको प्रोडक्ट मोनोपोली अनाउंस कर दिया जाएगा। आपको क्या कर दिया जाएगा, प्रोडक्ट मोनोपोली। अगर आप मार्केट का 25% अपने आइटम्स, हम देख रहे हैं कि कोई भी एक इंडस्ट्री है और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ही आइटम्स मार्केट में 25% है, परसेंट है, तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रोडक्ट मोनोपोली। और इस टाइप की कोई भी मोनोपोली अगर गवर्नमेंट एक बार उसको क्लासिफाई कर दे किसी भी फर्म को, तो वो फर्दर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए क्या हो जाती थी, प्रोहिबिट हो जाती थी विदाउट द गवर्नमेंट रेगुलेशन, without the government permission they were not allowed to invest further, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद एक और एक्ट आया जिसको हमने नाम दिया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1973। देखिए, ये जो एक्ट आया था वो आया था 1973 में, और उस टाइम पर हम लोग कौन सी एक्सचेंज रेट यूज करते थे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो इस पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट को बनाए रखने के लिए यहां पर गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करती थी। रेगुलेट इन द सेंस, अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए आपको आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। वहां पर जब आप आरबीआई से परमिशन लेंगे उसी के बाद आप क्या कर सकते थे, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते थे। यही नहीं, अगर आपको कहीं घूमने भी जाना है तो आपके पास एक लिमिट लगा के रखती थी गवर्नमेंट कि जिससे कि आप $1500, $1500 से ज्यादा क्या ना कर सकें, एक्सपेंड ना कर सकें फॉरेन कंट्रीज में। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट थी वो ये सोच रही थी कि कुछ ऐसा किया जाए कि मेरी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ज्यादा खर्चा ना हो जाए, ज्यादा लोगों में डाइल्यूट ना हो जाए। इसीलिए उसने एक लिमिट लगा के रखी 1500 की। और यहाँ पर आरबीआई से परमिशन आपको लेना पड़ता था, कोई भी इंपोर्ट कराना हो या आपको कहीं फॉरेन कंट्रीज में ट्रांजैक्शन करना हो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना हो, ये सारी चीजों के लिए यहाँ पर आया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पर्टिकुलरली ये सारी जो नीड थी वो आई थी बेसिकली बिकॉज ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। यहाँ पर गवर्नमेंट या हम क्या कोई अथॉरिटी जो क्या करती थी, एक एक्सचेंज रेट को फिक्स करती थी कि नहीं, मेरा 1 डॉलर कितने रुपीस के बराबर होगा, ये कौन डिसाइड करता था, कोई अथॉरिटी। ये हम आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको कन्वर्टिबिलिटी वाले टॉपिक में, ठीक। और ये कौन डिसाइड करता था, एक पर्टिकुलर अथॉरिटी यहाँ पर डिसाइड करती थी। और इसी रेट को फ्लक्चुएट होने से बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या लेकर के आई, FERA, फेरा। और ये सारे जो रेगुलेशन जो हम देखते हैं वो इसी का रीजन था। और बाकी के रीजन क्या हो सकते थे, ये जो हमारी 1991 की स्टेज आई उसके लिए एक टेक्नोलॉजिकली हम लोग काफी बैकवर्ड थे। एग्रीकल्चर हमारे पास इतना ज्यादा लैंड होने के बाद भी हम बात करें तो हम प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी ही यूज कर रहे थे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली, खुद 1991 में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई। 2 वॉर हम लोगों ने किए, जिसमें कि हम देख सकते हैं विद पाकिस्तान एंड चाइना। और गवर्नमेंट की जो एक्सेसिव स्पेंडिंग थी बिकॉज ऑफ सम प्रोग्राम्स लाइक गरीबी हटाओ और एंड सो ऑन। उसके बाद जो 6 5 ईयर प्लान में खास करके देखने को मिला कि जीडीपी जरूर बढ़ी, 6 5 ईयर प्लान में हमारी जीडीपी जरूर बढ़ी, बट ये जो जीडीपी बढ़ी वो बढ़ी हमारी बिकॉज ऑफ फॉरेन बोरोइंग्स, जो हम लोगों ने बोरोइंग की थी। और ये जो बोरोइंग हुई लास्ट में क्या हुआ, उसका यही हुआ कि इसका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता गया। और 1991 में ये स्टेज आ गई कि हम लोग अपना इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बर्थ ऑफ 1991। यहां हम आते हैं 1991 में क्या हुआ। 1991 में हम गए आईएमएफ के पास,
नरसिम्हा राव उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह आईएमएफ के पास गए, आईएमएफ ने कहा कि ठीक है हम आपको $7 बिलियन का लोन प्रोवाइड करते हैं, बट फॉर दैट आप अपनी इकोनॉमी में चेंज कीजिए, आप अपनी इकोनॉमी को ओपन कीजिए, आप अपनी इकोनॉमी के रूल्स को लिबरलाइज कीजिए, जिससे कि कंपटीशन वहां पर डेवलप हो सके। और इसी के लिए जो आगे हमने देखा और इसी के लिए हमने आगे देखा कि हमारे जो रिफॉर्म्स हुए उसमें उनको हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। एक है स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म एंड अनदर वन इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स वो रिफॉर्म्स जो कि शॉर्ट शॉर्ट टाइम की जो प्रॉब्लम्स थी उनको फेस करने के लिए थे, जैसे कि हाई इन्फ्लेशन और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको मेंटेन करने के लिए, ये सारी चीजों को जो टैकल करने के लिए हम लेकर आए स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म। और वहीं पर लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स जिनकी हम बात करते हैं वो थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जिसमें बेसिकली हम लोग को देखने को मिलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वहीं पर बात आपको ये भी समझनी होगी कि 1980s एक ऐसा दौर था जहां पर हम लोगों ने दो बड़ी चीजें देखी काफी, जैसे 1980s में हम कहें कि इंक्रीज इन द इनकम ऑफ रूरल रूरल सेक्टर। जो रूरल रूरल पीपल थे, रूरल पर्सन थे, उनकी इंक्रीज में इनकम देखने को मिला बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। वहीं पर जब गवर्नमेंट को पता चला कि हाँ लोगों की यहाँ पर इनकम बढ़ी है, इट मींस आने वाले समय में डिमांड भी बढ़ने वाली है। और इसी डिमांड को कैटर करने के लिए गवर्नमेंट ने 1980 में क्या किया, एमआरटीपी जो हम आगे पहले पढ़ चुके हैं, एमआरटीपी को लिबरलाइज किया। मैं ये नहीं कह रहा कि एमआरटीपी को खत्म किया, बट एमआरटीपी को कुछ एक्सटेंट तक लिबरलाइज किया। और वहीं पर उसने थोड़ा सा अपने जो लाइसेंसिंग रूल्स थे उसको भी डाइल्यूट किया, फर्दर फर्दर यही वो वक्त था जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, टू काउंटर द कास्केडिंग इफेक्ट ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक, ये जो 1991 का रिफॉर्म आया वो आया एक पॉलिसी के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, विच इज मेनली फोकस्ड ऑन लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन में क्या क्या किया गया, ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए और प्राइवेटाइजेशन में हम लोगों ने क्या स्टेप्स लिए। For any doubt on economy, you can mail me at kameshmansori@gmail.com। और आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है। फॉर जनरल क्वेरी आप हमारे जो टेलीग्राम आईडी है वहां पर जाएं और ज्वाइन करें। वहां पर आपको हर रोज एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाएं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें मैसेज करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड डे।